वेलकम टू द लास्ट लेक्चर फॉर दिस कोर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अभी तक जो हमने एवोल्यूशन देखी है, मुख्तलिफ टर्म्स को हमने समझा भी है और हमने साथ साथ उनकी एवोल्यूशन को भी देखा है। उसका एक प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट क्या होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आईटी में कुछ करना चाहते हैं या ऑलरेडी कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की। उनके हवाले से, कंज्यूमर के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यूज़र हैं प्रोडक्ट्स के तो भी ये इंपॉर्टेंट है, बट ये हैसल बहुत बन गई है उन लोगों के लिए जो प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहते हैं जो मैसेस को अपील करे। और उसकी वजह ये है कि थ्रू आउट हम डिस्कस करते आए हैं कि ये एवोल्यूशन जो है एक डाइवर्सिटी भी दे रही है। इंटरफेसेस या डिवाइसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने आंसर करने की कोशिश की है कि अगर आज आप एक सॉफ्टवेयर या एक ऐप बनाना चाहें तो कितने वर्जन्स आपको चाहिए होंगे पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए। तो आप देखें कि आपको डेस्कटॉप वर्जन बनाना पड़ेगा फॉर विंडोज़, डेस्कटॉप वर्जन मैक के लिए बनाना पड़ेगा। बाज़ लोग प्रेफर करते हैं डेस्कटॉप, इसलिए कंपनीज बनाती हैं। गो कि ये ऑप्शनल है, अगर आप एक अच्छी वेब ऐप बना लें तो ये दोनों कवर हो सकते हैं। बट स्टिल ऐसी ऐसी ऐप्स हैं जो ये कर रही हैं, तो ये कोई इतना फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़ाहिर है कि कॉस्ट एक इशू होता है और कोई कॉस्ट बचाना चाहे तो वेब का रास्ता है, बट अदरवाइज़ फॉर एग्जांपल वंडर लिस्ट की मैंने बात की, वंडर लिस्ट हैज़ अ डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज़, जबकि उसकी एक वेब ऐप भी है। आई एम श्योर कि शायद उसकी मैक ऐप भी है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर आपको जब इसे विंडोज़ और मैक के लिए बनाना पड़ता है, वेब के लिए बनाते हैं, फिर आप iOS के लिए बनाते हैं। फिर iOS में भी तीन चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम वॉच को थोड़ा देखेंगे भी, क्योंकि इस लेक्चर में लेटेस्ट और फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर भी बात है। आईफोन के लिए आप बनाते हैं, आई वॉच के लिए आप बनाते हैं, और एप्पल टीवी भी एक प्लेटफॉर्म है। बाज़ दफ़ा हम कोशिश करते हैं कि एक ही वर्जन ऐसा बनाएं जो सबको सपोर्ट करे, मगर बाज़ दफ़ा ये मुमकिन नहीं होता। एंड्रॉयड में भी फिर यही सीन है। आप देखें कि फ़ोन, वॉच, टीवी के लिए आप बनाते हैं। विंडोज़ फ़ोन अगर आप कवर करेंगे, गो के बहुत कम मार्केट है, मगर जो बड़ी ऐप्स हैं वो चाहती हैं हम हर जगह हों, जैसे वंडरलिस्ट थी। अब विंडोज़ बैंड भी आ गया, वो आगे हम देखेंगे। फिर ये जो ब्राउज़र्स हैं, इन्होंने भी एक्सटेंशन, एक इन्वायरमेंट दे दी है। तो क्रोम की एक्सटेंशन, फायरफॉक्स की एक्सटेंशन, एटलीस्ट ये एटलीस्ट सेट कह लें, मैंने रखा है कि ये आपको बनाना शायद पड़ेगा अगर आप एक अच्छी ऐप डिलीवर करना चाहते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं स्मार्ट वॉचेस के अंदर क्या हो रहा है। एंड्रॉयड की वॉच बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। एप्पल अपने हर वर्जन के साथ एक वॉच निकाल रहा है और इनका एक कंपटीशन भी चल रहा है। ये आपको यहाँ देखने में नॉर्मल सी वॉच लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ये एक्चुअल वॉच है, डायल्स वगैरह एक्चुअल हैं। ये स्क्रीन है एज सच, और ये चेंज भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये आप देख सकते हैं, ये वही एंड्रॉयड वेयर जो आपने यहाँ पे देखा था, ये इस तरह भी दिखाई देता है। यानी कि इसमें आपके नोटिफिकेशंस आते हैं, कैलेंडर वगैरह के आ जाते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग जो है वो डोमेन है। ये जहन में रहे कि अभी ये वॉचेस एज ए कंपेनियन यूज़ हो रही हैं विद द फ़ोन। ये अलहदा स्टैंड अलोन वॉचेस अभी नहीं आई हैं। एप्पल वॉच में भी आपको आईफोन चाहिए होता है और एंड्रॉयड वॉच में कोई एंड्रॉयड फ़ोन आपको चाहिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज किया थोड़ा सा सिनेरियो और बैंड बनाया उसने। ये शायद इसलिए कि वो कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, उन्होंने ये बैंड बनाया। ये माइक्रोसॉफ्ट का बैंड है और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ऐप्स भी हैं। अच्छा, अब ये जब वॉचेस और बैंड्स आए तो इन्होंने ये डिटर्मिन करने की कोशिश की कि इनके क्या यूज़ केसेस हैं या वो क्या फैसिलिटीज़ हैं जो ये दे सकते हैं बनस्बत जो पहले मोबाइल फ़ोन्स दे रहे थे। ऑब्वियसली एक तो आप ये देख रहे हैं कि एवोल्यूशन हो रही है कि चीज़ों को छोटा किया जाए। तो एप्पल वॉच काफ़ी छोटी या एंड्रॉयड वेयर काफ़ी छोटा हो जाता है, बैंड भी काफ़ी छोटा हो जाता है कंपेयर टू अ मोबाइल फ़ोन, जिसको आप कैरी करें तो ज़ाहिर है कि एक बड़ी चीज़ होती है। दूसरे ये कि ये आउट एंड अबाउट जाने में बड़ा इजी है। अगर आपने वॉच पहनी हो, आदत है इंसान को थोड़ी सी उसको यूज़ करने की भी, एज़ कम्पेयर टू मसलन आप जॉगिंग पे जा रहे हो तो एक फ़ोन जेब में रखा हो बाज़ दफ़ा बड़ा ऑकवर्ड होता है। इसी वजह से इसकी जो ऐप्स हैं वो ज़्यादा इस तरह की हैं जो आउट एंड अबाउट एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं। जैसे ये एप्पल हेल्थ है, गूगल फिट है। ये आप गूगल फिट में देखें, ये 2.25 माइल्स टुडे लिखा हुआ है। ये मोबाइल पे दिखाया है, मगर ये मेजरमेंट कैसे करती है, आप वॉच पहन के जाते हैं, वॉच जो है वो चीज़ें स्टोर कर लेती है और फिर मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट हेल्थ, ये तीनों ऐप्स तीनों ने लॉन्च की हैं। तीनों कंपेटिटर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। बड़ा कंपटीशन ऑब्वियसली iOS और एंड्रॉयड का है। माइक्रोसॉफ्ट पे भी इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, मगर बहरहाल वो चीज़ें लेके आ रहा है, जैसे ये बैंड वो लेके आया। तो ये एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट जो है वो चल रहा है, और इसके पीछे क्या एवोल्यूशन है, क्या थॉट है, वो आपको समझ आती है कि मोबाइल से अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई और छोटा इंटरफेस है जो बड़ा ईजी हो जाए।
इसी तरह आप देखें कि जो एंड्रॉयड टीवी और एप्पल टीवी के ये जो सेट टॉप बॉक्सेस हैं, ये कैसे स्लीक और स्लिम हो गए हैं। अभी सेट टॉप बॉक्सेस लोग यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, केबल टीवी वाले देके जाते हैं जो एचडी क्वालिटी के लिए मिलते हैं। अब देखते हैं वो बड़े बड़े डब्बे से होते हैं। तो ये वो एवोल्यूशन है जिसकी हम थ्रू आउट बात कर रहे हैं कि इंटरफेसेस डिज़ाइंस को स्लिम किया जा रहा है, स्लीक किया जा रहा है ताकि ईजी टू यूज़ हो जाए। फेसबुक और डिफरेंट ऐप्स अब स्मार्ट टीवी भी पे भी चलती हैं, जो हमने कहा कि एंड्रॉयड टीवी और एप्पल टीवी, इसकी एक वेरिएशन स्मार्ट टीवी सैमसंग का पाकिस्तान में आता है और वो आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट आपकी फेसबुक वगैरह सारी उस पर चलती है। इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है उसका, ये सैमसंग का वो टीवी जो पाकिस्तान में आ भी रहा है अभी। इससे फिर हम आगे मूव करते हैं एक लेटेस्ट हैपनिंग जिसमें ये सब इंटरेस्टेड हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक और गूगल भी, और सब इस स्पेस को देख रहे हैं। कुछ आगे निकल गए हैं ज़्यादा, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक इसेंशियली इसमें आगे हैं, बट आई एम श्योर कि बाकी भी देख रहे होंगे। उनका तरीका डिफरेंट था आने का, यानी गूगल ग्लासेस लेके आना चाह रहा था, बट वो इसेंशियली अभी इतना कामयाब नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने हेडसेट निकाला वीआर का और फेसबुक ने एक हेडसेट निकाला है वीआर का। इनका दोनों का इस वक्त मेनली कंपटीशन है। वीआर क्या है? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है कि आपने ये जो देखा है, ये साहब एक खड़े हैं और उन्होंने ये चीज़ पहनी हुई है, ये असल में ये रियो 2016 जो हुए थे उसके लिए ये सेटअप किया गया था कि आप ये पहन लें। अब ज़ाहिर है कि इसकी आंखें कमरा जहाँ पे खड़ा है वहाँ उसे नहीं देख रही, ये एसेंशली 3D में एक इमेज देख रहा है और ये पूरा वो जो ग्राउंड है जहाँ वो ओलंपिक्स हो रहे हैं ये समझ रहा है, या इसको व्यू ऐसा दिखाया जा रहा है इस हेडसेट से कि जैसे ये ग्राउंड के अंदर है। तो फ्यूचर ये है कि आप घर बैठेंगे और घर बैठ के आपने मसलन क्रिकेट का मैच दुबई में हो रहा है, आपके पास ये हेडसेट होगा, जब आप ये पहनेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने घर में नहीं बैठे बल्कि आप दुबई के उस स्टेडियम में हैं और वहाँ सारा व्यू आप देख सकते हैं बाकायदा। जब आप राइट और लेफ़्ट टर्न करेंगे तो आपको राइट और लेफ़्ट वो स्टेडियम नज़र आएगा प्रॉपर एक 3D में। आप राउंड टर्न करेंगे तो वो पूरा राउंड घूम जाएगा। आपके लिए समझें कि आपके हेडसेट की एक स्पेस एलोकेटेड होगी उस ग्राउंड में जिसमें आप खुद ही चारों तरफ देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और बिल्कुल एक ग्राउंड का व्यू ले सकते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट इस किसी स्पोर्ट्स इवेंट पे जो हुआ वो रियो के साथ हुआ। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑगमेंटेड रियलिटी। इसमें इन्होंने फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल किया है। गेम पोकेमॉन गो के नाम से बहुत मशहूर हुई है और पूरी दुनिया इसके पीछे पागल हुई है। एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और बहुत सारे मसाइल इससे हो रहे हैं। बहरहाल बच्चे इससे बाहर भी निकल रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये गेम क्या है? आपके फ़ोन में एक कैमरा है, आप ये कैमरा लेके मसलन मीनार पाकिस्तान पे जाते हैं। अब आप मीनार पाकिस्तान को फोकस करते हैं तो आपको उसके टॉप पे इस तरह का एक कैरेक्टर नज़र आता है। अब ये कैरेक्टर वहाँ है नहीं, मगर वो जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें कैमरा के साथ एक डमी कैरेक्टर नज़र आता है। जैसे वो डिफरेंट शेप्स वगैरह भी आजकल आई हुई हैं कि आप अपने साथ शेर खड़ा कर सकते हैं या कुछ और, होता नहीं है वो वहाँ पे, बट एक वो इमेज जो है वो अपीयर हो जाता है। तो ये इसके अंदर ये चीज़ें पकड़नी होती हैं, फिर इसके पॉइंट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोग खेल रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा इनमें से कोई कैरेक्टर कहीं अपीयर होता है तो पता चलता है कि वहाँ पे बाकायदा रश लग गया, जैसे कोई सियासी जलसे का रश होता है। आप देखते हैं लोग मोबाइल हाथ में लिए इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं। तो ये तो एक गेमिंग में यूज़ है ऑगमेंटेड रियलिटी का। इसके अलावा सिटी एक्सप्लोरेशन में फॉर एग्जांपल दुबई में अजमान के लिए एक ऐप नज़र से गुजरी थी। आप अजमान में जाएं और आप जाके वो खोल लें, आप किसी भी बिल्डिंग की तरफ करेंगे तो आपको बताएगा ये बिल्डिंग कौन सी है। इसी तरह जिस तरह ये अपीयर हो रहा है या जो ये टेक्स्ट अपीयर हो रहा है वो फॉर एग्जांपल ये जो पीछे बिल्डिंग है इसके यहाँ पे लिखा हुआ कुछ आना शुरू हो जाएगा। आप वहाँ जूम करेंगे तो आपको बिल्डिंग नज़र आएगी, बिल्डिंग के साथ वो उसकी सारी डिटेल देगा कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, इससे राइट पे क्या है, इससे लेफ़्ट पे क्या है, यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये फंक्शन गूगल ग्लासेस ने एक ज़माने में अचीव करने की कोशिश किया था, बट वो इतने पॉपुलर नहीं हुए और समहाउ ये ऑगमेंटेड रियलिटी पोकेमॉन गो ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर की है। इससे पहले इसका इतना यूज़ नहीं था और मे बी फ्यूचर में कोई वीआर हेडसेट ऐसा है जो वर्चुअल की साथ साथ ऑगमेंटेड रियलिटी भी दे और इस तरह की कोई एक्सप्लोरेशन सिटी की आए। एक टॉपिक जो बहुत हॉट है आजकल वो ये है कि जो सोशल नेटवर्क्स हैं हर कोई इन्हें यूज़ कर रहा है। इतना ज़्यादा डाटा जो है इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेसबुक ने मार्केटिंग के टूल्स ऐसे दिए हैं जिससे आप इस डाटा को खंगाल सकते हैं। यानी अगर आपने फेसबुक पे अपनी कंपनी का ऐड चलाना है तो आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। जैसे आप एरिया को मार्क कर सकते हैं कि मैं सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक सर्टन सिटी के सिटी कोड के अंदर रहना चाहता हूँ।
अगर आपके पास उसके मैप के कोऑर्डिनेट्स हों तो आप बता देंगे कि सिर्फ इधर जो लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं अभी, या जब तक मेरा ऐड चलेगा, उनको मैं ये ऐड दिखाना चाहता हूँ। लोकल मार्केटिंग जो एक कॉन्सेप्ट था पिछले ज़माने में, जो मोबाइल्स ने कोशिश की थी, लोकेशन अवेयर, यानी आप जहाँ से गुज़र रहे हो अगर वहाँ पे कोई फूड चेन है तो वो आपको ऐड दिखाए कि आप यहाँ से गुज़र रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। इस तरह का कोई आइडिया जो है फेसबुक में इम्प्लीमेंट किया गया है, और बहुत ड्रिल डाउन आप कर सकते हैं वहाँ पे। यानी किसी को टारगेट करना हो तो आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं कि ये मेल हो, इसकी इतनी एज हो, इसके पास इस तरह का फ़ोन हो। वहाँ बहुत डिटेल्स दी हुई हैं, मगर ये बिग डाटा फील्ड इस बात की है कि ये सारा डाटा जो है इससे क्या कोई मीनिंग डिराइव किया जा सकता है। और इसमें सोशल मीनिंग की भी बात हो रही है, सियासी भी कोई, जैसे प्रिडिक्शंस होती हैं इलेक्शन की, या रुझान लोगों के होते हैं कि वो किस तरफ हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अभी पैसा है, बहुत ज़्यादा डिबेट इसमें हो रही है। जो रिसर्च है इसमें वो बहुत हॉट है कि इससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। इतने लोग जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हम उनसे क्या पढ़ सकते हैं इंसानों के बारे में, या किसी एक मुल्क के बारे में, या एक सिटी के बारे में, कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है वो एम्बियंट यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक एवोल्यूशन है एक तरह की। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन जो है उसका इंटरफेस डिफरेंट था, फिर हमने देखा वेब के ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती थी, और हमने देखा कि वो मोस्टली स्टैटिक या इन्फॉर्मेशन साइट्स होती थी। फिर हमने देखा कि वो इंटरएक्टिव हो गई, मगर वो इंटरएक्टिविटी के दौरान भी अभी जो स्टाइल था उसका वो पुल था। यानी कि आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पुल करते हैं वहाँ से जाके लिखते हैं, और आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कोशिश की कि पुश की तरफ आएँ, कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो पुश कर सकें, जिसमें नोटिफिकेशंस हैं। जैसे फेसबुक के अंदर आते हैं, बाज़ दफ़ा वो डेस्कटॉप पे भी आ जाते हैं आपके पास, अगर क्रोम का ऐसा वर्जन हो जो डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन देता है या आपने अलाउ किए हो। आपको एक एग्जांपल हमने दी थी कि गूगल नाउ जो है, उसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि वो टिकट को रीड करता है और नोटिफिकेशंस को पुश करता है, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन वो पुश करता है। इससे अगला लेवल अब ये अचीव करने की कोशिश की जा रही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप की जाए, और इंसान की इमोशंस को समझा जाए, और इसकी रिक्वायरमेंट को समझा जाए कि इसे कब क्या चीज़ चाहिए, और उस हवाले से वो चीज़ पुश की जाए उसे। इसकी एक एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, कि कैसे इमोशंस को पढ़ के ये चीज़ें पुश की जाएंगी। मसलन वो विजुलाइज कराते हैं कि एक फ्यूचर का सिनेरियो, एक घर कैसा होगा कि खातून शॉपिंग करके आएंगी, घर का सौदा सल्फ लेके या सब्ज़ी दिन की लेके। जब वो आएंगी तो अब इसमें टेक्नोलॉजी के और भी फैक्टर्स डाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे कि उनके गेट पे एक कैमरा लगा होगा, वो कैमरा फेस स्कैन करेगा या आई स्कैनर लगा होगा, कुछ स्कैन करेगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, उन्हें कीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब ये दरवाज़ा खुल जाएगा, इस घर के अंदर बाकी इन्वायरमेंट भी आपस में कनेक्टेड होगी, डिफरेंट जगह पे डिवाइसेस अवेलेबल होंगी, एक सेंट्रल कोई सिस्टम होगा जो समझ रहा होगा। अब सिस्टम को पता चल गया है कि खातून अंदर आ गई हैं। ऊपर वाले कमरे में खातून की बेटी बैठी हुई हैं जो बैठ के कोई गेम खेल रही थी, उनको कहीं नोटिफिकेशन चला जाएगा उधर ही कहीं इन्वायरमेंट के अंदर, या उस गेम के अंदर से ही, अगर वो कोई कनेक्टेड इंटरफेस के ऊपर होगी, कि आपकी वाल अगर वो बच्ची बात करना चाहती है माँ से, तो वो वहीं से उसको चूँकि पुश मिलेगा, वो वहाँ से कनेक्ट कर लेगी, और अंदर एंटर होते ही माँ को वो बता देगी ऊपर कमरे में बैठे ही कि मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। ये जो एम्बियंट यूज़र एक्सपीरियंस है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस पे भी आ सकता है। मसलन इसको अगर आगे लेके चलें कि जैसे दरवाजे पे अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई और वो खातून अंदर गई, एक एग्जांपल है, ये ऐसा कुछ बना नहीं है अभी, या ये कोई रियल वाक़या नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है कि इस तरह हो सकता है आगे जाके, और इसे एम्बियंट यूज़र एक्सपीरियंस क्यों कहते हैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो खातून किचन में गई, नेक्स्ट नीड उसकी जो इमोशनल है, एक तो उसने अपनी बेटी का हालचाल पूछ लिया, दोनों को, माँ बेटी को खैरियत पता चल गई एक दूसरे की। दूसरी ये है कि मेरा मियाँ जो है वो इस वक्त वो कहीं टेनिस कोर्ट पे है या कुछ बाहर काम कर रहा है। तो ये खातून अब खुद से नहीं पुल करेगी या खुद से एक्शन नहीं करेगी कि मैं मियाँ को कॉल करूँ। ये जो डिवाइसेस, ये जो इसके घर सिस्टम लगा हुआ है पूरा एक, ये समझ जाएगा कि अब इसकी अगली इमोशनल नीड ये है, तो ये इसको पुश करेगा ये थॉट कि आपको कॉल करनी है उनको, यानी कि अपने हस्बैंड को, और वो उसको कॉल को ओके करेगी, वो कॉल प्लेस होगी, और जो भी उसके हस्बैंड से बात है वो हो जाएगी। तो एम्बियंट का मतलब है कि आपके इन्वायरमेंट में ही
एम्बेड हुआ हुआ एक एम्बियंस है जो आपको यूज़र एक्सपीरियंस दे रहा है आईटी का। इसी को बाज़ दफ़ा इस डिवाइस के साथ भी सोचा जाता है कि अभी तो ये बहुत बड़ी है, मगर इससे कम छोटी भी शायद ये किसी ज़माने में इसको कर लें। थॉट इनपुट, यानी अभी हम पहले कीबोर्ड इनपुट देते थे, फिर माउस आया, फिर अब वॉइस इनपुट आ गई है गूगल नाउ के अंदर। तो नेक्स्ट जनरेशन में भी थॉट से इनपुट दिया करेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को अपने अराउंड पे। वो सोचा करेंगे कि ऐसा कर दें, और वो सोच जो है वो किसी कमांड में ट्रांसलेट हो जाएगी। और ये जो डिवाइस है ये बहरहाल कहीं मिल भी रही है, इसका एक डेमो भी पड़ा हुआ है शायद, वो एक बड़ा मशहूर TED टॉक्स के नाम से चलता है, उस पर आप जाके देखें। और उस पर ये डेमो है कि किसी तरह जो सिग्नल इंसान का दिमाग जनरेट करता है वो पहुंचना होता है गले तक, और गले ने फिर बोलना होता है। इसी तरह हाथ तक जो है नर्व सिग्नल भेजती है कि हाथ हिलाओ, अपना राइट हैंड हिलाओ। ये सिग्नल मैं अगर राइट हैंड हिलाता हूँ तो मेरे दिमाग से चलता है, फिर हाथ की नर्व्स में आता है। उन्होंने किस तरह वो सिग्नल पढ़ा है, और उन्होंने एक शख्स के दिमाग को दो हाथों से कनेक्ट कर दिया। एक उसका अपना हाथ, एक बंदा ऑडियंस से बुलाया, उससे कहा आप आएँ और इस डिवाइस पे कनेक्ट हो जाएं। और वो दिमाग ने जो सिग्नल एक बंदे के जनरेट किया वो उसके हाथ को ट्रांसफ़र दूसरे के कर दिया, उस हाथ ने भी वो सिग्नल समझा, और हाथ जो है वो मूव होना शुरू हो गया। तो वो शख्स जो दूसरा है वो एक तरह का स्लेव है, क्योंकि वो खुद मूव नहीं कर रहा अपने दिमाग से, और पहला वाला उसका मूव कर रहा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ वहाँ पड़ी है, वो भी आप देखें। और ये थॉट इनपुट के अंदर जो है वो रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग डोमेन है जो फ्यूचर में इन होने वाली है। हमने 3D प्रिंटिंग को देखा था, और मैंने बताया था कि हवाई जहाज़ भी इससे के मटेरियल जो है, यानी कोई छोटा सा पुर्जा किसी शेप का, जैसे ये एक शेप बनी हुई है, इस तरह का कोई स्पेशल पुर्जा किसी जगह पे मिसिंग था, या कुछ टूट गया था इसमें से किसी चीज़ का, तो वो बनाया गया है 3D। अब ये 3D प्रिंटिंग हमें ज़रा पेपर प्रिंटिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। 3D प्रिंटिंग एसेंशियली अगर आप समझें तो वीविंग है। जैसे हम स्वेटर नहीं बुनते, कभी बुनता आपने देखा हो, तो आप कोई मटेरियल होता है उससे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, जिस तरह इंडस्ट्री में होती है, असल में वीव कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप उसे 3D में इमेज दिखाते हैं, कहते हैं इस तरह की चीज़ बना दो, और किस तरह बनानी है वो वाले जो जो भी उसकी इनपुट मैकेनिज़्म होता है, मतलब सिलिकॉन डालनी हो तो वहाँ पे कुछ सिलिकॉनिश मटेरियल डाल देते हैं जिससे वो निकल आता है। 3D प्रिंटिंग से बाय द वे फूड प्रिंटिंग के बारे में भी सोचा गया। चॉकलेट केक किसी ने प्रिंट किया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वेब पे पड़ी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो फ्यूचर में हम देखेंगे, शायद ये कंज्यूमर यूज़ में आएंगी। यहाँ थोड़ी देर में आती हैं चीज़ें, मगर बाहर कुछ ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। सो दैट्स इट फोक्स, ये हमारा लेक्चर था आखिरी। और इससे पहले ऑब्वियसली बाकी सारे लेक्चर आपने इंशाल्लाह देखे होंगे। इसका मकसद मैंने शुरू में भी वाज़े किया था, उन पाकिस्तानी बच्चों के लिए है जो आईटी अवेयर इतने नहीं हैं। और जनरली मैंने ये भी कहा था कि जो लोग इसको देखेंगे कोई ना कोई नई चीज़ उन्हें ज़रूर मिलेगी। आई होप कि ऐसा ही हुआ होगा। बट ये है कि आपका फ़ीडबैक और फोरम्स यहाँ पर ओपन है, तो आप काइंडली जो है फ़ीडबैक ज़रूर दें। ये कोर्स मैंने शुरू में भी कहा था कि रुका नहीं है यहाँ पे, हम इसमें चीज़ें ऐड करते रहेंगे। और आप लोग हमें फ़ीडबैक अगर देंगे तो उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है, आपके लिए क्या हेल्प करनी है। एक प्रॉमिस रह गया है, मोस्ट पॉपुलर जो ऐप्स हैं वो मैं इसमें बाद में ऐड करूँगा। अभी आप इस कोर्स को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। मकसद इसका ये है कि इसको फ्री इसलिए रखा है कि सब लोग इसे मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, और एक कम्युनिटी बने पाकिस्तान में जो आईटी को सही तरीके से समझती हो। हम आगे ऑब्वियसली एडवांस कोर्सेज़ भी लाएंगे इसी बैनर के अंडर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंशाल्लाह। तो जब तक नए कोर्स में आप इंशाल्लाह हमसे नहीं मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।